गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एसी फंडामेंटल्स के बारे में। तो एसी सिस्टम में अल्टरनेट एसी करंट या वोल्टेज क्या होता है। तो एसी वोल्टेज या करंट वो करंट या वोल्टेज होती है जो अपने मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी क्या होती है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे चेंज करती रहती है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये हमारे पास ये वेव है। ये अपना जो है अपनी डायरेक्शन पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इसको हम इस क्वांटिटी को हम कैसे बोलेंगे, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ये हमारे पास करंट या वोल्टेज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेव फॉर्म। ठीक है, हैविंग डिफरेंट शेप्स। ये जो है ना, ये वेव, ये डिफरेंट मतलब इसके डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं। इसको हम वेव फॉर्म बोलते हैं क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, तो हमारे पास एक वेव बन रही है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे में जो चेंज करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। ये करंट या वोल्टेज कुछ भी हो सकती है। तो अब हम बात कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखो तो आप देख रहे हो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो चेंज नहीं करती, ना ही अपनी पोलैरिटी और ना ही मैग्नीट्यूड। वह उनको हम क्या बोल, जैसे आप ये देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नो चेंज, ये जो है शो कर रही है। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट या फिर डीसी करंट या वोल्टेज। और ऐसे में कुछ जैसे ये है, इसमें आप कुछ देख सकते हो कि पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही, पर क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो ये कैसी है, पल्सिएटिंग आउटपुट। ठीक है, पल्सिएटिंग। और वेरिएबल जो मतलब कुछ भी चेंज हो रहा है जिसमें इसका कोई मतलब एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ ही कुछ चेंज नहीं हो रहा। इन क्वांटिटीज को हम बोलेंगे दीज आर वेरिएबल क्वांटिटीज एंड दिस दैट डज नॉट चेंज विद टाइम, that does not change their magnitude with time, उनको हम बोलेंगे डायरेक्ट क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसमें यही सब दिखा रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट वेव फॉर्म्स कैसे बन सकती हैं। ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, ये रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। ठीक है, ये पीरियोडिक है, मतलब टाइम के साथ चेंज हो, मतलब टाइम के बाद ये अपनी जो है रिपीट करने लग जाती हैं, ये अपनी वेव फॉर्म को। जैसे ये है, पहले पॉजिटिव नेगेटिव, देन अगेन ये क्या आ जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम बात कर रहे हैं, हमने पढ़ा एसी क्वांटिटीज जो चेंज करती हैं अपना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डायरेक्ट क्वांटिटीज दैट डज नॉट चेंज। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इन दोनों का डिफरेंस, एसी करंट और डीसी करंट में मतलब मेन डिफरेंस है क्या। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जो एसी है वो क्या करता है, पीरियोडिकली मीन्स टाइम के बाद खुद को रिपीट करता है और क्या करता है, चेंज करता रहता है अपना मैग्नीट्यूड पोलैरिटी कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, पर डीसी में क्या होता है, वन सिर्फ एक डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। इसमें क्या होता है कि करंट आता है फिर जाता है, मतलब एक बार आया गया ऐसे होता है। अपने घरों में जो आता है वो एसी करंट आता है, और इस कि मतलब इस आने और जाने किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, और ये 1/टाइम कि कितने टाइम में वो करंट जो है कितनी बार आ रहा है, आता है जाता है, उसको हम बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अपने इंडिया में इसकी 50 हर्ट्ज के अराउंड है। तो अब हम बात कर रहे हैं डीसी के। डीसी क्या होता है, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जैसे हमारा चार्जर होता है, उसको करंट मतलब उसको क्या है, स्टोर करना है। अब हमारे घरों में जो आता है वो एसी आता है, यानी आ रहा है जा रहा है। अगर ऐसे रहेगा तो हमारा फोन चार्ज ही नहीं होगा। अगर आता जाता रहेगा तो उसमें क्या होता है, एसी टू डीसी कन्वर्टर होते हैं, जैसे रेक्टिफायर। हमारे चार्जर क्या काम करता है, एसी करंट को डीसी में बदल देता है। उसके बाद वो डीसी करंट जो है सिर्फ आने आने का काम करता है, मतलब, और वो हमारे फोन के उसमें बैटरी में चार्ज करने के काम करता है। तो वही इसकी पोलैरिटी चेंज होती है, इसकी फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होती। ठीक है, इसकी सब फ्रीक्वेंसी वही कि भाई कितने टाइम में कितनी बार आता जाता है करंट, वो चीज। तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, और पर इसके ये इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसकी सेम वैल्यू होती है। ठीक है, नो चेंज इन टाइम।
ये इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मर आपने देखा होगा, तो इसकी जो वोल्टेज और करंट है ना, हम इंक्रीज कर सकते हैं, पर डीसी का नहीं कर सकते। डीसी का हम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते, ऐसी चीज। ट्रांसफॉर्मर यूज नहीं कर सकते हम डीसी के लिए। तो मेंटेनेंस कॉस्ट किसकी होती है ज्यादा? डीसी की ज्यादा होती है, एसी की लेस होती है मेंटेनेंस कॉस्ट। और एसी ज्यादा यूजेबल है, मतलब एसी को ना हम दूर तक ट्रांसफर कर सकते हैं, और अगर उसमें मतलब कम होते हैं, वो जो पावर लॉस भी होते हैं ना, कम होते हैं, ठीक है। बट एसी में क्या है, ये प्लेटिंग के लिए डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, पर डीसी यूज होता है। मतलब जैसे वही चार्जर में हमने पता है कि भाई कुछ चार्ज करना होएगा, तो डीसी यूज होएगा, एसी यूज नहीं होएगा। पर मेंटेनेंस कॉस्ट एसी की लो होती है, और एसी सेफ होता है दूर डिस्टेंस तक अपनी जो है पावर, मतलब पावर लॉस एसी में कम होते हैं, ठीक है ये। और डीसी में पावर लॉस ज्यादा होते हैं। उसके बाद आता है साइनसोडियल अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट। अब अल्टरनेटिंग है यानी हम पढ़ रहे हैं एसी वोल्टेज या एसी करंट के बारे में, और साइनसोडियल जो मैंने बताया था आपको कि ये जो साइन वेव है, दिख रही होगी आपको यहाँ पे साइन वेव है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो ये एक साइड करंट जा रहा है जो वाई एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम। इसका जो मैक्सिमम, मतलब ये हमारी वेव फॉर्म चली, यहाँ पे मैक्सिमम आया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम, या फिर इसका एम्पलीट्यूड, वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये जो है टाइम के साथ चेंज हो रही है हमारी वेव, यही है। और इसको जो है मैग्नीट्यूड, और इस एवरेज, इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू। जो मतलब देखो इसका पीक है ना, पीक मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। वो होता है उसका एम्पलीट्यूड। तो पीक वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल, इसको बोलते हैं वन कंप्लीट साइकिल, जो ये होती है 0 to 2 पाई तक की, ठीक है। इसमें जो इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू, जो कि 90 डिग्री, मोस्टली 90 डिग्री पे होती है, पाई/2 पे। उसके बाद आती है एवरेज। एवरेज क्या होती है, इन सब का अर्थमेटिक मीन, बेसिकली, मतलब हाँ, इन इसका 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 टोटली क्या आता है, मीन। मतलब जितना ये पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो इसकी टोटल कंप्लीट साइकिल के लिए क्या आएगा, ये सब जीरो आएगा, ठीक है। किस केसेस में आएगा, जिसमें सिमेट्रिकल वेव फॉर्म्स होंगे, मतलब जितना ऊपर की साइड उतना ही नेगेटिव साइड, तब इसकी टोटल वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। पर अगर हम देखें सिर्फ इतने से एरिया के लिए, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें सिर्फ इतनी निकालनी होगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए निकालनी होगी, तो हम क्या निकालेंगे। सबसे पहले देखो हम इसमें कलेक्ट कर लेते हैं कि जो करंट जो है, अब है तो साइन वेव की फॉर्म में, तो हमने करंट का क्या लिया, आई एम साइन थीटा, हमने एक फंक्शन क्या है इसको लेट कर लिया, और यहाँ पे आई एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। आई एम क्या है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू, जो यहाँ पे होती है 90 एंगल पे लाई करती है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। इसको हम आई एम से डोनेट करते हैं, आई एम से, हाँ, डिनोट करते हैं हम इसको आई एम से, यहाँ पे जो है लाई करती है। तो इसमें देखो क्या है कि अब ये साइन थीटा की वैल्यू हमेशा +1 और -1 से बीच में रहती है, यानी जब ये होगा साइन 0 पे 0 होगा, और साइन 90 डिग्री पे कितनी, +1। यहाँ पे इसकी आई एम इंटू 1 मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारे पास, और बाकी जो -1, अगर जब यहाँ पे -1 होगा तो आई एम इधर यहाँ पे कुछ अराउंड माइनस आई एम, ठीक है, यहाँ पे लाई करेगा। पर हम निकाल रहे हैं फिलहाल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो कंसीडर क्या करेंगे, कंसीडर हम कर रहे हैं सबसे पहले कि एक जो है इसकी एक स्ट्रिप हमने एक कंसीडर करी, जिसकी थिकनेस है डी थीटा। यहाँ पे थीटा इज जो चेंज इन टाइम भी कह सकते हो, अगर हम इसको, मतलब इसको मैं आगे दिखाऊंगी कि फेस डिफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मान रहे हैं साइन थीटा, क्योंकि चेंज हो रहा है, तो इसमें थीटा, इसकी इतनी थोड़ी सी लेंथ को हम क्या मान रहे हैं, डी थीटा। और जिसके अंदर करंट है,
तो एरिया क्या होगा, बेसिकली करंट इंटू डी थीटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ समथिंग, ठीक है। तो एरिया क्या होगा उसका, इंटीग्रेट कर देंगे पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, आई इंटू डी थीटा, और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए लिमिट्स क्या होंगी, 0 टू पाई एंड देन डी थीटा। इंटीग्रेशन करेंगे, आई एम एक कांस्टेंट वैल्यू है करंट की, ये बाहर आ गई, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कोस थीटा। इसकी लिमिट्स पुट कर दी 0 टू पाई, आई एम, अब यहाँ पे देखो माइनस हमने बाहर ले लिया, कोस पाई की वैल्यू माइनस कोस 0 की वैल्यू, ठीक है। -1 जो बाहर लिया था एज इट इज, कोस पाई कोस 180 होता है -1, और माइनस कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो -1 और -1, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 2, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, और माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 2 और आई एम, ठीक है। अगर हम इसका एवरेज निकालना होगा, ये इज द टोटल करंट फॉर हाफ, पर अगर हम इसका एवरेज निकालना होगा तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, इस लेंथ से, इसकी ये वाले इतनी टाइम से, ठीक है। तो वो कितनी है, पाई, कितना है वो, पाई, यहाँ पे 2 आई एम डिवाइड बाय पाई, कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे, गंदे सा डायग्राम, सॉरी, मतलब ये गंदा सा लिखा जा रहा है, सॉरी फॉर दैट, बट तो इसका एरिया जो कितना निकल, एरिया ऑफ अल्ट्रेशन डिवाइड बाय बेस, एवरेज क्या होता है, एरिया ऑफ अल्ट्रेशन, मतलब जितने में चेंज हो रहा है, जितना इसने चेंज किया उतना एरिया, इस लाइन के नीचे वाला जितना भी एरिया है वो डिवाइड बाय बेस, यानी इसमें कितने इंटरवल ऑफ टाइम में इसने कितनी वैल्यू चेंज करी वो निकाल, यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा, मतलब टोटल चेंज कितना हो गया, वो कैसे निकल के आएगा कि कितने वैल्यू उसने चेंज करी कितने टाइम में, तो एवरेज निकल के आएगा उसका, तो उसको हम बोलेंगे आई एवरेज, वो कितना हो गया 2 आई एम जो हमारे पास अल्ट्रेशन थी डिवाइड बाय पाई, आई एम इस 2 को हम नीचे लेके चले गए, और पाई बाय 2 एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 0.637 आई एम, ठीक है। यानी इसका जो आई एम हमारे पास एक नंबर होगा या फिर मैग्नीट्यूड होगा, उसका 0.6 क्या होगा, उसका एवरेज वैल्यू, एवरेज करंट वैल्यू। अब हम पढ़ेंगे आरएमएस और या फिर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ साइनसोइडल करंट। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखिए अगर हम इसका एनर्जी लॉस निकालना होगा, सबसे पहले वही हमने एक साइनसोइडल जो है वेव लेक्ट करी, ठीक है। हमने मान लिया कि ये जो है किसकी वेव है, करंट की, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और जो है टाइम क्या है इसका टी, हमने मान लिया कि एक रेजिस्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, उसका ये जो है इसकी ये जो है ग्राफिकल मतलब इसकी जो है रिप्रेजेंटेशन है, इसमें क्या हो रहा है कि जो आर रेसिस्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी रिप्रेजेंट किया है उसको, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ करंट, किसमें करंट आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब देखो उसमें जो हीट रेसिस्टेंस में कुछ हीट लॉस होगी, वो हीट कितनी होती है हमें पता है आई आर स्क्वायर बाय टी बाय जे। एक मिनट, यहाँ पे जो ये देख रखे हैं, यहाँ पे मतलब ने इसने इसको क्या कर रखा है, इसने सबको इसको मतलब थोड़ी सी की वैल्यू निकाली, देन सबको इसने अलग अलग पीसीस में क्या कर दिया, डिवाइड, एन टर्म्स में इसने इसको डिवाइड कर दिया करंट को, और हर एक इंस्टेंट पे अलग अलग वैल्यूज निकाल ली और उसका क्या कर दिया सम, तो इसमें टोटल हीट निकल के आई, ठीक है। जैसे फर्स्ट इंटरवल के लिए I1 स्क्वायर आर टी बाई जे एंड देन सेकेंड के लिए I2, थर्ड के लिए I3। अगर हमें टोटल हीट निकालना हो तो उसका सबका क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया, ठीक है। इतना बात आई ज्यादा समझ में। उसके बाद जो आई इफेक्टिव है, इफेक्टिव इसको, ठीक है। अब ये क्या है, टोटल वैल्यू, टोटल हीट प्रोड्यूस है ना, हमने इसका इफेक्टिव क्या मान लिया, इफेक्टिव को ही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं, तो हमने इसको टोटल करंट के स्क्वायर को, इसको जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है, इस पूरे को क्या मान लिया,
हमने आई इफेक्टिव मान लिया या फिर आरएमएस मान लिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, RT/J इंटू आई स्क्वेयर एफ। ठीक है, यहाँ पे देखो कंपेयर करेंगे तो हमें आरएमएस की वैल्यू क्या आई, रूट मीन स्क्वेयर, मीन्स रूट करेंगे सबसे पहले और उसके बाद मीन ऑफ स्क्वेयर वैल्यूज ऑफ करंट। ठीक है, यहाँ पे ये रूट ऑफ मीन स्क्वेयर ऑफ इंस्टेंटेनियस कर वैल्यूज। मीन क्या होता है, प्लस जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतने उससे नंबर से डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा। ठीक है, और स्क्वेयर्स का मीन कर रहे हैं हम। और आर इफेक्टिव क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, या फिर सिंपल वर्ड्स रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू। इसमें क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ एसी सोर्स। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो एसी सोर्स है वो कितनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, ये नहीं बताता है हमारी आरएमएस वैल्यू। ठीक है, और ये कितनी होती है, ये कितनी आई, यहाँ पे कितनी आई, इन सब का जो प्लस करके डिवाइड बाय एन, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, जैसे अब हम कैलकुलेट करेंगे कि ये फुल वेव के लिए कितनी, रेक्टिफायर के लिए कितनी आती है। जो हमारे पास एमीटर या वोल्ट मीटर होते हैं ना, वो हमेशा आरएमएस वैल्यू ही रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा मल्टीमीटर के अंदर भी हम एमीटर या वोल्ट मीटर या फिर जब भी हम यूज करते हैं लैब्स में, तो उसमें हमारे पास आरएमएस वैल्यू ही आती है। तो अब हम देख रहे, हम कर रहे थे कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू। ठीक है, आरएमएस मीन्स रूट मीन्स स्क्वायर, यानी रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट या फिर वोल्टेज। तो देखेंगे आरएमएस वैल्यू तो फुल वेव के लिए। ठीक है, अब हमें पता है कि करंट कितना है, आई, अब हम स्क्वायर्स ले रहे हैं तो आई स्क्वायर डे थीटा, तो उसके बाद आई स्क्वायर डे थीटा को वही फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कर रहे हैं, तो बेस क्या रहेगा 0 टू पाई, या फिर लिमिट्स क्या रहेंगी 0 टू पाई। अब आई स्क्वायर इंटू डी थीटा है, तो आई स्क्वायर मीन्स आई एम साइन थीटा, जो हमारे पास वेव्स बनेगी कुछ इस तरह से, जो हमने पहले पढ़ी भी हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा, तो ये है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 0 होता है, जो आप देखा भी था अभी आपने। ओके, सही बन जाएगा 0 टू पाई उसके रेंज, और जो करंट है इसमें फ्लो कर रहा है ये कितना है, आई स्क्वायर डी थीटा। आई को हम लिख सकते हैं आई एम साइन थीटा, आई एम साइन थीटा का स्क्वायर, आई एम जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होती है कांस्टेंट। ठीक है, ये आई एम होती है, ये लिखा नहीं जा रहा है यहाँ से एक्चुअली सही से। तो ये क्या होती है, हमारे पास आई एम वैल्यू होती है, और आई एम स्क्वायर बाहर आ गया, साइन स्क्वायर का, साइन स्क्वायर का क्या, हमने पहले इंटीग्रेशन करने से पहले हमने फॉर्मूला सोल्व किया। साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू डी थीटा। ठीक है, अब 0 टू पाई उसकी लिमिट्स रख दी, 2 जो है कांस्टेंट है तो आई एम स्क्वायर बाय 2 बाहर आ गया, और बचा अंदर क्या 1 माइनस कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा विच इज इक्वल्स टू आई एम का स्क्वायर बाय 2। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या थीटा, और कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ठीक है, माइनस एज इट इज, क्योंकि कोस का जो इंटीग्रेशन होएगा वो प्लस साइन थीटा होएगा। लिमिट्स पुट करेंगे 0 टू पाई। ठीक है, आई एम स्क्वायर बाय 2, पाई माइनस 0 माइनस 2 पाई माइनस, अब ये यहाँ पे हमने लिमिट्स पुट कर दी। सबसे पहले थीटा की जगह पाई माइनस 0, और माइनस बाहर ले लिया, और कोस 2 साइन 2 पाई, साइन 2 पाई माइनस साइन 0 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब पाई माइनस 0, साइन 2 पाई, साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, और साइन 0 भी क्या हो गया 0, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ पाई, यानी क्योंकि 0 माइनस 0 0, 0 बाय 2 0, और पाई माइनस 0 इज 0 पाई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू बची पाई, आई एम स्क्वायर बाय 2, और पाई जो हमारे पास बचा ये वाला। ठीक है, आई एम स्क्वायर बाय 2 और पाई, तो बेस वही। अब आरएमएस वैल्यू हमने क्या पढ़ा था, बेसिकली इट वाज आरएमएस क्या निकल गया, एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ स्क्वायर वेव डिवाइड बाय बेस। बेस हमारी लिमिट वही, यानी इसके नीचे क्या होगा डिवाइड लग गया पाई, हमने इससे पाई से डिवाइड करा ना, पाई था ना हमारी, जैसे यहाँ पे उसमें आपने देखो एन से डिवाइड करा था, क्योंकि यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ
यहाँ पे ये जो पॉजिटिव हाफ के लिए ये वाली लाइन थी, ये 0 to n थी, तो हमने डिवाइड में इसका बेस n लिया था। अब हमारे पास ये लाइन कितनी है, 0 to पाई, तो हम इसके बेस में क्या लेंगे, पाई लेंगे। जब पाई लिया और ये रूट मीन स्क्वायर है तो इसका हम रूट में लेंगे, ठीक है, रूट में लेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, IRMS। ठीक है, अब निकल के आ गई। अब हम क्या करना है, जो पाई IM²/2m है, पाई जो IM² इसको एज इट इज रखेंगे, पर ये पाई से पाई जो क्या है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पे क्या बच गया, I²/2। I²/2 था और रूट से स्क्वायर जो है कैंसिल होगी, तो IM/√2, और √1/√2 की वैल्यू होगी 0.707 IM। ठीक है, ये फुल वेव के लिए हमारे पास इतनी क्या वैल्यू आई, RMS वैल्यू की क्या वैल्यू आई, दैट इज 0.707 इंटू IM। ठीक है, उसके बाद हम ये जो है सेम पेज है इसका, जो ऊपर वाला हमने पढ़ा, ये दोबारा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। RMS वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई थी, 0.707 ऑफ IM, और हमारे पास एवरेज वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 0.637 इंटू IM। ठीक है, इन दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो IM से IM कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या वैल्यू, इन दोनों की रेशियो कितनी आई, दैट इज 1.11। IRMS डिवाइड बाय I average, सेम द वैल्यूज फॉर I average। voltages meaning E is represent a voltage, alternating voltage is the same। तो इसमें क्या है, करंट कैरिंग साइनसॉइडली फॉर्म फैक्टर क्या होता है, IRMS डिवाइड बाय I एवरेज। RMS की वैल्यू जो थी IM/√2 डिवाइड बाय एवरेज की वैल्यू कितनी थी, 2I/पाई, और जो पाई से यहाँ पे IM से IM कैंसिल, और जो बची क्वांटिटीज वो कैसी थी, कांस्टेंट, और उनका रिजल्ट कितना आया, 1.11। इसी तरह होती है हमारे पास पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो ये वोल्टेज होती है, उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, पीक फैक्टर। पीक के अंदर मतलब मैक्सिमम, पीक का मतलब ही होता है मैक्सिमम, तो हम मैक्सिमम को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास पीक फैक्टर निकल के आता है, जिसकी वैल्यू आप देख सकते हो कि ये है IM डिवाइडेड बाय RMS। ठीक है, अब IM तो मैक्सिमम था और RMS वैल्यू कितनी आई, IM बाय डिवाइड बाय √2, तो यहाँ पे IM से IM कैंसिल, और आंसर क्या है हमारे पास, √2, जिसकी वैल्यू होती है 1.414। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिर्फ एक एग्जांपल है, इज टू अंडरस्टैंड कि हमें निकालना क्या है, RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू। दिस इज फॉर यू, अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।